सैफुद्दीन सर। आज फिर हम लोग उपस्थित हुए हैं, जैसे कि हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था 12th क्लास के फर्स्ट लेसन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में, और हम लोगों ने उसको समझने का प्रयास किया था, जिसमें हम लोगों ने लगभग कल 5 पैराग्राफ हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि कल की क्लास में किसी तरह की समस्याएं आपको नहीं आई होंगी, और यदि किसी भी तरह का समस्या आती है तो आप अवश्य हमें बता सकते हैं। चलिए, क्या कह रहा है ये पैराग्राफ, जानने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है? A man is not necessarily happy because he is rich या unhappy because he is poor. The rich are often seen to be unhappy, the poor to be happy. महात्मा गांधी का कहना है या महात्मा गांधी का मानना है कि यह जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति तभी खुश हो जब उसके पास धन हो, संपत्ति हो, और कोई व्यक्ति इसलिए दुख हो या दुखी हो कि उसके पास धन संपत्ति नहीं है और वह गरीब है। अर्थात कि यानी कि इनका कहने का तात्पर्य है कि खुश रहने के लिए कहीं जरूरी नहीं है कि व्यक्ति के पास धन होना चाहिए या व्यक्ति को धनी होनी चाहिए, और दुखी को ये इसीलिए होता है कि उसके पास धन नहीं होता है। ऐसा इनका मानना नहीं है। इनका कहना है कि द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी टू द पुअर। द रिच आर ऑफन सीन टू बी हैप्पी अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी। इनका कहना है कि प्रायः यह देखा जाता है कि जो धनी होते हैं उनके पास खुशियां नहीं होती है, और जो गरीब होते हैं वो हंसते खिलखिलाते रहते हैं। इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं हम आपको कि जितने सारे बिजनेसमैन हैं जिनके पास लाखों धन है, करोड़ों धन है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। बीपी, ब्लड शुगर, इसी वजह से उनको हो जाता है। जबकि एक गरीब व्यक्ति जो बस 2 वक्त की खाना खा रहा है और खुश रह रहा है, उसको बाकी चीज़ की चिंता ही नहीं है, तो उस व्यक्ति के कंपैरिजन में, जो रिच व्यक्ति है उस व्यक्ति के कंपैरिजन में जो पुअर व्यक्ति है कहीं ना कहीं रिच से ज़्यादा खुश रहता है। हाँ, रिच जो व्यक्ति है उसके पास धन दौलत होती है, संपदा होती है, वो हर चीज़ को ऐशो आराम से जीता है। लेकिन गरीब के पास वो चीज़ें नहीं होती और वो आराम से नहीं जी पाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुश रहता है जो उसके पास रहती है। और इसलिए ये कह रहे हैं क्या कि यह देखा जाता है कि जो प्रायः यह देखा जाता है कि जो धनी है वो दुखी होते हैं और जो गरीब है वो खुश पाए जाते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन्स पुअर। लाखों लोग, यानी कि लाखों लोग जो व्यक्ति हैं हमेशा क्या है, निर्धर रहेंगे। यानी कि निर्धनता को खत्म नहीं किया जा सकता है, लाखों लोग हमको निर्धन मिलेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसुएडेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लीजर। कह रहेगा कि इसलिए इन सभी चीजों को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने क्या किया, हमें विलासिता और आनंद से क्या रखा, दूर रखा। नेक्स्ट पैराग्राफ है, वी हैव मैनेज विथ द सेम काइंड ऑफ लॉन्ग एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। We have retained the same kind of cottage that we had in former times, and our indigenous education remains the same as before. महात्मा गांधी का कहना है कि हजारों वर्ष पहले जैसे हमारी खेती होती थी, आज भी हम लोग वैसे ही खेती करते हैं, और आज भी हम उसी प्रकार के छोटे मोटे घरों में रहते हैं। We have retained the same kind of cottage that we had in former times, and our indigenous education remains the same as before. इनका कहना है कि जिस प्रकार हम पहले खेती करते थे आज भी उसी व्यवस्था को अपनाए हुए हैं। जिस प्रकार हम पहले छोटे घरों में रहते थे उसी प्रकार आज भी हम रहते हैं, यानी हमारे पूर्वज जिस तरह रहते थे उस तरह हम आज भी रहते हैं। आज भी हमारी जो शिक्षा है उसी प्राचीन गुरुकुल शिक्षा को क्या है, अपनाए हुए है। अर्थात कि हमने अपने किसी भी लाइफ स्टाइल में चेंजिंग नहीं किया है, लेकिन हम कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता से क्या है, बेहतर है और खुश है। आगे कह रहे हैं क्या कि वी हैव had no system of live coding competition is followed his
ऑन ऑक्यूपेशन या ट्रेड एंड चार्ज अ रेगुलर वेज। गांधी जी का कहना है कि हम लोगों ने जीवन को धीरे धीरे नष्ट करने की जो प्रतिस्पर्धा है उसको नहीं अपनाया है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोडिंग कंपटीशन, यानी कि हम लोगों ने वैसी प्रवृत्तियों को, वैसी चीज़ों को नहीं अपनाया है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा जीवन क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। Each followed his own occupation या ट्रेड एंड चार्ज ए रेगुलर वेज। उनका कहना है क्या, गांधी जी का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति ने क्या किया है, अपने जो ऑक्यूपेशन है, अपना जो पेशा है, जो निजी पेशा है उसको अपनाया है और उसके लिए अपना क्या लिया है, मजदूरी लिया है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से व्यक्ति क्या है, हमेशा खुश रहा है। It was not that we had not known how to invent machinery, but our forefather knew that if we set our heart after such things, we would become slave and lose our moral fiber। महात्मा गांधी ने, अभी हम कहे कि महात्मा गांधी ऊपर कोई डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं कि हम जो पुरानी व्यवस्थाओं को पहले जीते थे, आज भी वही व्यवस्था है, वही पुरानी व्यवस्थाओं से हम खेती करते हैं, हाल बैल का प्रयोग करते हैं, उसी तरह हमारे यहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ, छोटे छोटे मकान मिलती है, उसी तरह हम लोग रहते हैं। हमने वही शिक्षा पद्धति अपनाया है जो हमारे पूर्वजों ने, या फिर जो आज से बहुत पहले, हजारों साल पहले अपनाई जाती थी। हमने किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं किया है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम अपनी सभ्यता को नष्ट करने वाले कोई कंपटीशन में भाग लिया है या प्रतिस्पर्धा को अपनाया है। इनका कहना है कि अगर हमने किसी चीज को नहीं अपनाया है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम मशीन का आविष्कार करना नहीं जानते हैं। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। महात्मा गांधी कहते हैं कि इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोगों ने मशीनरी का आविष्कार करना नहीं चाहा या फिर हम लोग नहीं जानते हैं। हमारे जो पूर्वज है वो जानते थे इस बात को कि यदि हमने अपने मन मस्तिष्क और दिल को इन सभी चीजों के पीछे लगा दिया तो एक ऐसा दिन आएगा कि हम कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, उन सभी वस्तुओं के गुलाम हो जाएंगे और अपना जो नैतिक जीवन है या फिर अपना जो नैतिक है उसको हम अपने नैतिक जीवन को पतन कर लेंगे। इसलिए हमारे पूर्वजों ने क्या किया कि इन मशीनरियों का आविष्कार या इन सभी भौतिक वस्तुओं का आविष्कार को बल नहीं दिया जिससे हमारा नुकसान हो या जिससे हम सुकून से न रहें, या फिर जिससे हमारा क्या हो जाए, हम उस पर आश्रित हो जाए और हमारा नैतिक पतन हो जाए। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डिलीब्रेशन डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट। फिर उन लोगों ने ऐसा क्यों किया कि हमें किसी प्रकार के आविष्कार से परिचित नहीं किया, किसी प्रकार के आविष्कार को नहीं बदलाया, ऐसा क्यों? तो वो कह रहे हैं क्या कि उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया है, उन्होंने जानबूझकर यह निर्णय लिया है। क्यों निर्णय लिया? क्योंकि उनका कहना है कि हम लोग केवल उसी काम को कर सकते हैं या फिर हम लोग केवल उसी काम को करेंगे जिसमें हम अपने दोनों यानी हाथ और पैर का क्या कर सके, प्रयोग कर सकते हैं। They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of hands and feet। गांधी जी कहने कि हमारे जो पूर्वज थे, पूर्वजों ने यह अनुभव किया कि जो वास्तविक व्यक्ति की जो खुशी होती है, जो प्रसन्नता होता है तथा स्वास्थ्य, प्रसन्नता और स्वास्थ्य ये दो ऐसी चीजें हैं कि व्यक्ति जब अपने सही ढंग से अपने हाथ और पैर का प्रयोग करता है तो उससे खुश रहता है। कहने का अर्थ है कि जब हम वर्क करते हैं, फिजिकली वर्क जब करते हैं तो हमारा मेंटल एबिलिटी भी ठीक रहता है और फिजिकल भी ठीक रहता है। यानी कि व्यक्ति का शरीर और मानसिक दोनों तभी ठीक होगा जब हम प्रॉपर हाथ और पैर का प्रयोग करेंगे, अर्थात कि हम खुद से वर्क करेंगे, मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। आज हम मशीन के ऊपर डिपेंड हो गए हर चीज के लिए और कहीं ना कहीं हमारे अंदर हजारों बीमारियां होती जा रही है और हम कमजोर होते जा रहे हैं, अस्वस्थता के शिकार होते जा रहे हैं। जबकि पहले के लोग ऐसे नहीं थे, क्योंकि पहले के लोग 10-10 किलोमीटर तक पैदल चलते थे और आज हम 1 किलोमीटर तक नहीं जा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं यदि आविष्कार को हम लोगों ने नहीं अपनाया तो इसके एक ही कारण था कि हमारे पूर्वज जानते थे कि यदि ऐसी चीजें करेंगे और हम अपने दिल को, दिमाग को इसके पीछे लगाएंगे तो कहीं ना कहीं एक ऐसा दिन आएगा कि हम इसके गुलाम हो जाएंगे। और इसलिए उन लोगों ने क्या किया, इन सभी चीजों को प्रयोग करने से, उन सभी चीजों को अपनाने से जानबूझकर मना कर दिया। आई थिंक समझ में आ गया हो गया। एक बार और आपको इसका
समराइज कर देते हैं। सिक्स पैराग्राफ में गांधी जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि खुश रहने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखा जाता है कि जिसके पास धन होता है वह दुखी होता है, जो गरीब होता है वह सुखी पाया जाता है। लाखों लोग गरीब होते हुए आए हैं और लाखों लोग अभी गरीब रहेंगे। और इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए हमारे जो पूर्वज थे, हम लोगों को क्या किए, तो हम लोग को सभी जितने लग्जरीज चीज़ होता है, विलासिता की वस्तुएं होती हैं, उन सभी आनंदों से हमको दूर रखा है। गांधी जी और बताते हैं कि पुरानी जितनी सारी व्यवस्थाएं थी हमारे देश में, वैसे ही आज भी हम उसी तरह जीते हैं। यानी कि हमारी जो यहाँ जो हजारों वर्ष पहले की जो खेती परंपरागत तरीके से जो खेती होती थी, हल बैल का प्रयोग, वही प्रयोग आज भी हम कर रहे हैं। जो परंपरागत तरीके से शिक्षा की व्यवस्था थी, जो परंपरागत तरीके से हम लोग रहते थे, झुग्गी झोपड़ियाँ, आज भी वो पाई जाती है। लेकिन हमने अपने जीवन को नष्ट करने वाली किसी प्रकार के प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में भाग नहीं लिया। हम लोगों ने काम किया और काम करने के क्या किया, मजदूरी पाया। हम तभी खुश रहे। हमने मशीन का आविष्कार इसलिए नहीं किया कि हम कभी आविष्कार करना नहीं जानते थे। हमारे पूर्वजों ने ऐसा जानबूझ कर किया, क्योंकि उनका मानना था कि यदि मशीन का आविष्कार कर दिया जाएगा तो हम कहीं न कहीं उस मशीन के गुलाम हो जाएंगे, और हमारी जो वास्तविक खुशी है वह कहीं न कहीं वास्तविक खुशी जो है वह समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमारे पूर्वजों का मानना था कि वास्तविक खुशी तभी मिल सकती है जब व्यक्ति अपने हाथ और पैर का समुचित रूप से प्रयोग करे और सेल्फ वर्क करे, तब उसको खुशी मिलेगी, और वही वास्तविक क्या है, खुशी है। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा है हमारा पैराग्राफ। कह रहे क्या कि दे फर्दर रीजन दैट द लार्ज सिटी वेर ए स्नेयर एंड a useless encumbrance that the people would not be happy in them। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत क्या रहा है, गाँव का देश रहा है। भारत के बारे में कहा था कि भारत एक गाँव का देश है, इसमें गाँव पाए जाते हैं। तो गांधी जी ने इसके बारे में बताने का प्रयास किया है, और कह रहे हैं कि उन्होंने यह भी नहीं, दे फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटी वेयर स्नेयर इन यूजलेस। गांधी जी कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वजों ने यह निष्कर्ष निकाला, यह जाना, यह सोचा, यह पाया, जो बड़े बड़े शहर हैं वे, या जो बड़े बड़े नगर हैं, कहीं ना कहीं एक फंदे के समान बोझ है, तथा वह मनुष्य, तथा वहां जो मनुष्य है वह खुश नहीं है। क्या कर रहे हैं, दे फर्दर रीजन दैट द लार्ज सिटी वेयर स्नेयर इन यूजलेस इनकम्बरेंस दैट द पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम। गांधी जी या फिर हमारे पूर्वजों का यह कहना है कि यदि भारत गांव का देश है, यदि भारत में गांव बसता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे अच्छे लोग नहीं पाए जाते हैं। शहरों की यदि बात की तो शहर, जो बड़े बड़े शहर है, वो एक, वहाँ हमें एक प्रकार का फंदा मिलता है, एक प्रकार का हमको जाल मिलता है, एक तरह का हमको दबाव मिलता है, बोझ मिलता है। यानी कि जो बड़े बड़े शहर हैं वो एक तरह के बोझ के समान है, और मनुष्य वहाँ खुश नहीं रहता है। जैसे हम बता देते हैं आपको, जितनी बुराइयां और फिर जितनी अनैतिक कार्य जो शहरों में होती है वो गांव में नहीं पाया जाता है। और कहीं न कहीं शहर से जो व्यक्ति गांव में चला जाता है वह खुश रहता है। शहर के व्यक्ति उतने खुश आपको नहीं पाए जाएंगे जितने हम गांव के व्यक्ति को देख लेते हैं। इसलिए उनका कहना है क्या, कि अगर शहर की बात कीजिए तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो एक प्रकार का क्या है, फंदा का समान है, और वहाँ मनुष्य स्वस्थ नहीं रहेगा और खुश नहीं रहेगा। that they would be gang of thieves and robbers, prostitution and vice flourishing in them, and that poor men would be robbed by rich men. They were therefore satisfied with a small village। शहरों की बात की तो शहर में चोरों का एक दल होता है, डकैतों का एक दल रहता है। यानी कि शहर एक ऐसा चीज होता है जहाँ पे चोरों का दल आसानी से पाए जाते हैं, उनके गिरोहों को पाए जाते हैं। चोरी, डकैती, वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन, ये सब ऐसी चीज है, इन सभी बुराइयों का केंद्र क्या है, यह नगर है। यानी कि नगरों में ही इन सभी चीजों को क्या मिलता है, सहारा मिलता है, फलता है, फूलता है। एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन। और इस प्रकार शहरों में गरीब लोगों को क्या कर दिया जाता है, शोषण कर लिया जाता है, लूट लिया जाता है धनी लोगों के द्वारा। दे वर देयर फॉर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विल। इसलिए हमारे गांव के जो लोग हैं, इस प्रकार हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने डिसाइड किया है, या उन्होंने यह सोचा, या फिर वे लोग छोटे गांव से ही संतुष्ट थे, उनको शहरों की कोई लालसा या इच्छा नहीं थी। एक्चुअली 7 पैराग्राफ में गांधी जी का कहना सत्य है, या फिर 7 पैराग्राफ में जो भी चीज़ें बताई गई है सत्य है कि शहरों में यदि देखा जाए तो शहर में कहीं ना कहीं व्यक्ति एक तरह का दबाव महसूस करता है, खुशी महसूस नहीं करता है।
और वहाँ व्यक्ति हमेशा प्रसन्न नहीं रह सकता है, नहीं पाया जाता है, क्योंकि शहर में कई सारी चीज़ें होती हैं, जितनी सारी बुराइयाँ होता है, सभी बुराइयों के अंदर हम शहर में ही पाते हैं। वहाँ हमें गैंग्स मिल जाते हैं, चोर, डकैत, वेश्यावृत्ति, सभी प्रकार की बुराइयों का गढ़ या फिर केंद्र कहा दे तो शहर होता है। इसलिए हमारे जो पूर्वज थे, वो छोटे-मोटे गाँव से ही अपने गाँव में क्या थे? संतुष्ट थे। आगे देखते हैं 8 नंबर पैराग्राफ। क्या कह रहे हैं? 8 नंबर पैराग्राफ क्या कह रहा है? They saw that kings and their sword were inferior to the sword of ethic, and they therefore held the sovereign of the earth to be inferior to the rishi and the fakir. गांधी जी यह बताने की कोशिश कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि या उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि हमारे पूर्वजों ने देखा, उन्होंने देखा, देश हो, उन्होंने मतलब कौन? हमारे पूर्वजों ने देखा था। क्या देखा था? किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड वर इंफीरियर टू द स्वॉर्ड ऑफ इथिक, यानी कि जो राजा और उसकी जो तलवारें थी, वह तलवार सदाचार से हमेशा छुटी होती थी। कहने का अर्थ यह है कि एक जो राजा होता है, उसके लिए सबसे बड़ा हथियार वह उसका तलवार होता है, और तलवार के दम पे ही साम्राज्य को जीतता है, के पूरे साम्राज्य का स्वामी बनता है। लेकिन वह राजा भी कहीं न कहीं नीति और सदाचार का पालन करता है, यानी कि नीति और सदाचार कहीं न कहीं बड़ा हो जाता है उस राजा और उसके बड़े साम्राज्य के सामने। इसलिए कह रहे हैं क्या कि जो नीति होती है, नीति के सामने राजा और उसकी बहुत बड़ी साम्राज्य भी क्या होती है? छोटी पड़ जाती है। Therefore, ethics and they therefore held the sovereign of the earth to be inferior to the rishi and the fakir, यानी कि वह राजा जो क्या है? पूरे पृथ्वी के सार्वभौम सत्ता के स्वामी है, यानी कि एक ऐसा राजा जो पूरी साम्राज्य को, पूरी पृथ्वी का स्वामी बन जाता है, लेकिन उसका जो प्रभाव होता है वह ऋषि और संतों से कहीं न कहीं निम्न होता है, छोटा होता है। ऋषि और संतों का ओहदा बड़ा होता है। एग्जाम्पल में दे सकते हैं कि रामायण में आता है कि राम ने बहुत बड़ी एक साम्राज्य पे अपना अधिकार जमाया था, जीता था, या फिर महाभारत में भी, लेकिन वो सभी के सभी कहीं न कहीं अपने गुरु के अधीन थे और गुरु के बताए हुए नियमों के अनुसार चलते थे। तो कहीं न कहीं वो राजा का तलवार बहुत मजबूत था, राजा अपने मन से चला सकता था, जैसा चाहे वैसे, लेकिन उसने देखा कि इससे बड़ी चीज़ क्या है? तो एथिक्स है। और उसके आगे जो ऋषि मुनि होते थे, कहीं न कहीं उस राजा से बड़े होते थे, इसलिए राजा महाराजा जो भी होते थे, ऋषि मुनियों के सामने क्या होते थे? नतमस्तक होते थे, आशीर्वाद प्राप्त करते थे। तो कहीं न कहीं जो सार्वभौम पृथ्वी का स्वामी होता है, वह भी क्या होता है? ऋषि और संतों के सामने छोटा पड़ जाता है, या उसका जो स्तर होता है वह निम्न हो जाता है। A nation with a constitution like this is fitter to teach other than to learn from other, यानी यहाँ कहा जा रहा है कि एक ऐसा देश हो जिसके क्या हो? अपने संविधान हो। A nation with a constitution like this is fitter to teach other than to learn from others, यानी कि एक ऐसा देश जिसके पास अपना क्या हो? संविधान हो, उसको किसी दूसरे को सिखाना चाहिए। वह किसी दूसरे को सिखाने के योग्य है, ना कि उसको किसी दूसरे से सीखना है। This nation had court, lawyer and doctor, but they were all within bonds। कह रहे क्या कि ये जो देश है, हमारा जो देश है, इस देश में पहले से क्या है? न्यायालय, वकील, वैद्य पाए जाते थे, लेकिन ये सभी के सभी क्या होते थे? एक सीमा में बंधे हुए रहते थे, ये स्वतंत्र नहीं रहते थे, उनको एक सीमा पता थी कि वो उनको किस सीमा में रहना है। Everybody knew that दिस प्रोफेशन वर नॉट पार्टिकुलर सुपीरियर, सभी लोग जानते हैं कि ये जो व्यवसाय है विशेष रूप से श्रेष्ठ नहीं है। मोर ओवर द वकील्स एंड बैथ्स डिड नॉट रॉब पीपल, दे वेर कंसाइडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट, नॉट देयर मास्टर। कह रहे क्या कि विशेष रूप से जो वकील और वैद्य होते थे, वो लोगों को लूटते नहीं थे। पुराने जमाने में या फिर गांव के जो ये लोग होते थे, जो वैद्य होते थे, जो वकील होते थे, वो कहीं ना कहीं लोगों को ठगते नहीं थे, लूटते नहीं थे।
दे वर कंसाइडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट नॉट देयर मास्टर, और ये सभी के सभी लोग, वकील और वैद्य जो भी लोग थे, वे सब लोगों पर आश्रित समझे जाते थे, न कि उनके स्वामी माने जाते थे। Justice was tolerably fair. The ordinary rule was to avoid court. There were no tuts to lure people into them. कह रहे क्या कि हमारे यहाँ का जो न्याय था, वह न्याय क्या था, बिल्कुल स्वच्छ था, बिल्कुल साफ सुथरा था। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट, यानी कि लोग जो होते थे वह सामान्य नियम से, या फिर लोग जो होते थे न्यायालय जाने से बचना चाहते थे। ऐसी कोई सामान्य नियम था हमारे यहाँ, सामान्य ऐसी व्यवस्थाएं थी कि लोग कोर्ट तक नहीं जाना चाहते थे, या फिर उसको अवहेलना कर देते थे। एग्जाम्पल में बता देता हूँ कि गांव में यदि कोई झगड़ा होता था तो लोग कोर्ट कचहरी नहीं जाते थे, उसको एक पंच के द्वारा, पंचायत के द्वारा उसको सुलझा दिया जाता था। यानी कि ऐसा हमारा सिस्टम था, ऐसे हमारी यहाँ शासन प्रणाली थी। न्याय बिल्कुल स्वच्छ होता था, कोई किसी के पक्ष विपक्ष में बात नहीं करता था, यानी कि जो सही होता था वही बात की जाती थी। और अधिकतर लोग यह कोशिश करते थे पहले, अब तो खैर नहीं देखा जाता है, पहले यही देखा जाता है कि किसी प्रकार की यदि समस्या हो रही हो तो लोग उसको क्या करते हैं, गांव में पंच बुलाकर सुलझा लेते हैं। तो वही कह रहा है कि देयर ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट, देयर वर नो टर्स टू ल्योर पीपल इनटू देम, यानी कि पहले लोगों के पास एक ऐसा न्यायालय था कि लोग सामान्य नियम का पालन करते हुए कोर्ट जाने से बचना चाहते थे, और वे लोग कहीं ना कहीं दयाल दलाल नहीं थे, और ना ही लोगों को ठगते थे। दिस एविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल, यानी कि जो ठगी व्यवस्था है, जो लोगों को धोखा देने वाली व्यवस्था है, जो चीटिंग करने की व्यवस्था है, यह कहाँ पाया जाता है। तो गांधी जी का मानना है कि दिस इविल टू वाज नोटिसेबल ओनली in and around capital. The common people live independently and they followed their agricultural occupation। करे कि बुराइयां और बुरे लोग ये सभी के सभी शहरों में पाए जाते हैं, यानी कि शहर एक ऐसा जगह है जिसके आसपास, नगर एक ऐसा जगह है जिसके आसपास से बुराइयां और बुरे लोग पाए जाते हैं। जो सामान्य लोग होते हैं वे स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करते हैं, और जो कृषि कार्य में व्यस्त थे वे स्वच्छंद आनंद लेते थे। दे एंजॉय ट्रू रूल, यानी कि जो गांव में लोग रहने वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं स्वच्छ आनंद लेते हैं और बिल्कुल फ्री रहते हैं, जबकि ऐसा शहरों में नहीं पाया जाता है। 9 नंबर पैराग्राफ क्या कर रहा है देखा जाए। द सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, यानी गांधी जी कह रहे हैं कि भारत की वह सभ्यता जिसके बारे में उन्होंने चर्चा किया है। द सिविलाइजेशन, द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज, कह रहे हैं कि भारतीय सभ्यता के बारे में जो मैंने वर्णित किया है, फिर जो मैंने बताया है, वो मैं स्वयं नहीं बता दे रहा हूं। यानी कि भारत की सभ्यता पे जो लोग निष्ठा रखते हैं, जो इनके समर्थक में, उन्हीं लोगों के वर्णन के आधार पे क्या करता हूं, उन्हीं लोगों के वर्णन के आधार को मैंने वर्णित किया या फिर बताया है। In no part of the world and under no civilization, all civilization have all men attained perfection, कह रहे हैं कि दुनिया का ऐसी कोई भाग नहीं है, दुनिया का ऐसा कोई सभ्यता नहीं है जहाँ के प्रत्येक मानव या जहाँ का हर इंसान क्या हो, परिपूर्ण हो किसी चीज में। यानी कि दुनिया के कहीं भी कोने में चले जाए तो सभी लोग वहाँ के परिपूर्ण नहीं पाए जाते हैं, उनमें कुछ ना कुछ कमियां रहती है। The tendency of Indian civilization is to elevate the moral being, that of the Western civilization is to propagate immorality। गांधी जी कह रहे हैं कि भारत की जो सभ्यता है, इस सभ्यता का बस एक ही विशेषता है कि यह हमेशा जो नैतिक वाली चीजें होती है, जो आध्यात्मिक वाली चीजें, उसको बढ़ाता है, उसको आगे बढ़ाता है। जबकि हमारी पश्चिमी जो सभ्यता है, जो हमारा वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वह इमोरलिटी, अनैतिकता को बढ़ावा देता है। ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि भारत किस चीज को बढ़ावा देता है, तो एलिवेट्स मोरल बीइंग, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन किसको करता है, तो प्रोपगेट इमोरलिटी, यानी कि जो पश्चिमी की सभ्यता होती है वह क्या करती है, भौतिक वस्तुओं को या फिर अनैतिकता को बढ़ावा देती है। द लेटर इज गॉडलेस, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड।
So understanding and so believing, it behoves every lover of India to cling to the old Indian civilization, even as a child cling to the mother's breast. फिर यहाँ पे दूसरी सभ्यता और भारत के बारे में तुलना करते हुए गांधी जी कह रहे हैं कि जो दूसरी सभ्यता है वह देवता विहीन है, उसके पास देवता नहीं है। यानी कि जो देवता की आस्था या फिर जो देवता वाली श्रद्धा अपने देश में है, आई थिंक कि वो वेस्टर्न में नहीं पाया जाता है। तो वही कह रहे हैं क्या कि द लेटर इज गॉडलेस, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड। यानी कि जो दूसरी सभ्यता के लोग हैं, जो दूसरा है वह क्या है, नास्तिक है, ईश्वरहीन है। जबकि हम जो है, हमारा जो देश है, वह हम पूर्ण रूप से ईश्वर पे क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। So understanding and so believing, it behoves every lover of India to cling to the world, old Indian civilization, even as a child cling to the mother's breast। कह रहे हैं कि इस प्रकार की समझदारी, यानी कि हम क्या करते हैं, ईश्वर पे विश्वास करते हैं, और इस प्रकार की समझदारी तथा विश्वास को भारत से प्रेम करने के लिए क्या करती है, लोगों को प्रेरित करती है। जैसे कि एक शिशु जो होता है अपनी माँ के स्तन से क्या होता है, जुड़ा रहता है। अर्थात कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमको उसी प्रकार अपने में सिमेट कर रखी है, अपने अंदर जकड़ कर रखी है। जैसे एक माँ अपने बेटे को और एक बेटा अपनी माँ के सीने में क्या होता है, पलता है या फिर उसको जकड़ कर रखता है, वैसे ही हमारी जो सभ्यताएं हैं कहीं ना कहीं हमको क्या की है, बांधे रखी है कई सारी चीजों में। क्लियर हो गया ये 9 नंबर। 10 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर, आई एम थैंकफुल to the West for many a thing I have learned from Western culture. But I am thankful to modern civilization for teaching me that if I want India to raise to its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learned one lesson from it, and that is that we must soon it at all cost। गांधी जी यहाँ पे कह रहे हैं क्या कि भारत की सभ्यता के तुलना करते हैं और पश्चिमी सभ्यता के बारे में कहते हैं कि मैं पश्चिमी सभ्यता का विरोधी नहीं हूँ, मैं पश्चिम सभ्यता से किसी प्रकार का नफरत नहीं करता हूँ, मैं तो उसका शुक्रगुजार हूँ कि मैंने पश्चिम की सभ्यताएं हैं और पश्चिम की सभ्यताओं की जो रचनाएं हैं उसको मैंने पढ़ा है और उससे बहुत कुछ मैंने सीखा है। बट आई एम थैंकफुल टू द मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग में, लेकिन मैं उससे ज़्यादा इस जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जो आधुनिक सभ्यता है, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने मुझे यह बताया है कि यदि भारत को सबसे ऊंचे स्तर तक लेके जाना है, भारत को सबसे ऊंचे स्तर तक पहुँचाना है, तो आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन, यानी कि मैं बलपूर्वक या फिर मैं अपने देशवासियों से यह कहना चाहता हूँ, स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि after year and year of experience of modern civilization, I have learned one lesson from it, and that is that we must soon it at all cost। कह रहे क्या कि मैं पश्चिम की सभ्यताओं से सीखा हूँ, उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जो आधुनिक सभ्यता ने मुझे बताया है, और मैं अनुभवों के द्वारा इन सभी का अध्ययन किया, और मैं अपने अनुभवों के द्वारा एक चीज़ सीखा हूँ, और मैं अपने देशवासियों को यह बताना चाहता हूँ कि यदि अपने देश को सबसे ऊपर तक लेके जाना है, सबसे ऊपर पहुंचाना है, तो हमें हर हालत में क्या होनी चाहिए, उन सभी वस्तुओं से जो भौतिकता वाली चीजें हैं उससे हमको क्या होनी चाहिए, दूर रहना चाहिए, और अपनी सभ्यता को इससे दूर रहना चाहिए। तभी हमारा जो देश होगा वह क्या होगा, अग्रसर रहेगा दुनिया में। 11 नंबर क्या कह रहा है पैराग्राफ, 11 नंबर हमारा पैराग्राफ कह रहा है क्या कि व्हाट इज
दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, गांधी जी कह रहे हैं कि आखिर में आधुनिक सभ्यता है क्या, किस प्रकार की आधुनिक सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं गांधी जी। तो कह रहे हैं कि व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल। गांधी जी कह रहे हैं क्या कि आधुनिक सभ्यता क्या है, जो आज की सभ्यता है वह पूरी भौतिकतावाद की पूजा है, यानी कि आज हम भौतिकतावाद पर पूरी तरह डिपेंड है, हम आध्यात्मिकता से कट रहे हैं और भौतिकता से जुड़ रहे हैं। और यही हमारा मॉडर्न सिविलाइजेशन है कि हम आध्यात्म चीजों को कहीं ना कहीं छोड़ रहे हैं। तो यही करें व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी कि वह आधुनिक सभ्यता क्या है। फिर वो बता रहे हैं कि इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस। कह रहे हैं कि ये सभी बुराइयां जिसकी हम पूजा करते हैं, क्रूरता करते हैं, जो हमारे अंदर मौजूद है और हमारा जो भौतिकतावाद से लगाव है, यही आधुनिक सभ्यता है। It is unadulterated materialism, and modern civilization is nothing if it does not think that every step of trump of material civilization। कह रहे हैं कि यह पूर्ण रूप से क्या है, भौतिकतावाद पर निर्भर है, पूर्ण रूप से भौतिक वस्तु के प्रति क्या है, लोगों का आकर्षण है। आधुनिक सभ्यता कुछ नहीं है, कहने का इनका मतलब है कि आधुनिक सभ्यता कुछ है ही नहीं। यदि वह अपने प्रत्येक स्तर पर भौतिक चीजों पर यदि विजय प्राप्त नहीं करती है तो आधुनिक सभ्यता कुछ नहीं है, नष्ट हो जाएगी। एक बार और इस पैराग्राफ क्लियर करते हैं। गांधी जी के अनुसार कि गांधी जी बताना चाहते हैं कि आधुनिक सभ्यता क्या है। आधुनिक सभ्यता में लोग भौतिक वस्तुओं के प्रति ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। हकीकत है कि हम हमारी इच्छाएं बढ़ती जा रही है, हम सोच रहे हैं कि मेरे पास धन दौलत हो जाए, गाड़ी हो जाए, पता नहीं और क्या क्या हो जाए। तो हमारा जो अध्यात्म के पहले जो लगाव था वह कट रहा है, और अब हमारा जो लगाव है वह किसके तरफ रुख कर रहा है, तो भौतिक वस्तुओं की तरफ कर रहा है। और इनके अनुसार यदि इन इच्छाओं पर और यदि इन सभी भौतिक वस्तुओं पर मानव यदि कंट्रोल नहीं करता है अपनी इंद्रियों पर, और यदि इस पर विजय प्राप्त नहीं करता है, तो भौतिक सभ्यता या फिर ये जो मॉडर्न सभ्यता है यह कुछ नहीं है, नथिंग है, समाप्त है, खत्म है। 12 नंबर पैराग्राफ हमारा क्या कह रहा है। It is perhaps unnecessary, if not useless, to weigh the merit of the true civilization. It is likely that the West has evolved a civilization suited to its climate and surroundings, and similarly, we have a civilization suited to our conditions, and both are good in their own respective sphere। गांधी जी यहाँ पे किस चीज की चर्चा कर रहे हैं, किस क्या बताना चाहते हैं यहाँ पे। तो गांधी जी यह कहना चाह रहे हैं क्या कि इनके अनुसार यह बताना या फिर यह कहना शायद अनावश्यक होगा कि यदि हम दो सभ्यताओं की गुणों की तुलना करते हैं और उसके अनुसार किसी सभ्यता का हम तुलना करें या फिर कहें कि यह अच्छा है यह बुरा है, तो कहीं ना कहीं यह क्या है, उचित नहीं है, या फिर ये अननेसेसरी थिंग्स है। क्यों अननेसेसरी है, कह रहे इट इज लाइक दैट द वेस्ट, कह रहे हैं कि पश्चिम की जो सभ्यता है, वहां की जो सभ्यताएं हैं या फिर जो पश्चिम है उसकी सभ्यता उसके जलवायु के अनुसार निर्मित हुई है, और भारत की जो सभ्यता है यह अपने जलवायु के अनुसार निर्मित हुई है। तो दोनों अपने अपने जगह क्या है, ठीक है, दोनों अपने अपने दृष्टिकोण से या फिर अपने जलवायु के अनुसार यदि उनका क्लाइमेट के अनुसार यदि उनका सिविलाइजेशन उसी प्रकार का है, उनका रहन सहन खान पान स्तर उसी तरह का है, तो फिर इसमें कोई बुराई नहीं है, और दोनों एक जगह क्या है, दोनों अपने जगह क्या है, ठीक है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ऑन रिस्पेक्टिव स्फीयर, यानी कि दोनों क्या है, अपने जगह पर सही है, कोई इसमें बुराई नहीं है। 13 नंबर देखते हैं पैराग्राफ क्या कह रहा है। लिखा है क्या, द डिस्टिंग्विशिंग characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants. The characteristics of Indian's ancient civilization is an imperative restriction upon and strict regulating of these wants। गांधी जी बताना यह चाह रहे हैं क्या कि जो आधुनिक सभ्यता है, द डिस्टिंग्विश कैरेक्टर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो आधुनिक सभ्यता है इसकी पहचान हम कैसे पहचाने कि हम आधुनिक सभ्यता में हैं, क्या लक्षण है मॉडर्न सिविलाइजेशन का। तो यह कह रहे हैं कि इसका एक ही लक्षण है, इसका एक ही चरित्र है, इसका एक ही कैरेक्टर है जिसके द्वारा हम पहचान सकते हैं, और वह है कि मानव जो है, मानव की जो
असीमित इच्छा है उसमें गुणाकर वृद्धि होते जा रहा है। मॉडर्न सिविलाइजेशन एन इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी कि मानव जो है अपनी आवश्यकताओं में क्या कर रहा है, बेशुमार गुणात्मक रूप से वृद्धि कर रहा है। द करेक्टरिस्टिक ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन इज एन इम्परेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन एंड ए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ दिस वांट्स। कह रहे क्या कि जो व्यक्ति अपने इच्छाओं में गुणातर वृद्धि कर रहा है और उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, वह बस प्राचीन सभ्यता की चरित्र यानी कि उसकी जो आवश्यकताएं हैं, एक बार और इसको क्लियर करेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इम्परेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ दिस वांट्स, यानी कि जो मॉडर्न सभ्यता है इसमें क्या होता है, मानव जो है अपनी इच्छाओं में गुणातर वृद्धि करते जा रहा है। लेकिन जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी, हमारी प्राचीन सभ्यता यह सिखलाते थे कि मानव को अपने इच्छाओं पे कैसे कंट्रोल रखना है या फिर उस पर कैसे नियंत्रण रखना है। तो ये अंतर हुआ हमारे प्राचीन सभ्यता में और मॉडर्न सभ्यता में। मॉडर्न सभ्यता में क्या होता है, मॉडर्न सभ्यता में जो व्यक्ति की इच्छाएं होती है उसमें गुणात्मक वृद्धि होते जा रहा है, जबकि हमारा जो एंशिएंट सभ्यता है जो वो हमको बतलाता है कि अपनी इच्छाओं पे कैसे कंट्रोल रखना है। द मॉडर्न या वेस्ट insatiableness arises really from wants of living faith in a future state and therefore also in divinity. The restraint of ancient या eastern civilization arises from belief often in spite of ourselves in a future state and the existence of a divine power। कह रहे क्या कि द मॉडर्न या वेस्टर्न यानी कि जो पश्चिम की सभ्यता है या फिर जो आधुनिक सभ्यता है, यदि इसमें हमारी इच्छाओं का जो वृद्धि हो रहा है, जो अतिरिक्त इच्छाओं का जो वृद्धि हो रहा है, यह क्यों हो रहा है? तो कह रहा है कि रियली फ्रॉम वांट्स ऑफ लिविंग फेथ इन फ्यूचर स्टेट, यानी कि हम जो है हमारा क्या है, भविष्य के प्रति एक विश्वास का अभाव है, जिसकी वजह से हमारे अंदर क्या हो रहा है, वो सभी की सभी इच्छाएं जागृत रहने की, जब हमारे भविष्य के प्रति किसी प्रकार की संतुष्टि नहीं होती है या फिर विश्वास नहीं होता है, तो हमारे अंदर की जो इच्छाएं होती है और जागृत होती जाती है। जब हमारे पास पैसेंस ना हो, धैर्य ना हो, संतुष्टि ना हो, तो हमारे अंदर कई सारी बुराइयां घर करने लगती है, बढ़ने लगती है। वही ये बता रहे हैं कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन इसमें जो व्यक्ति की अतिरिक्त इच्छाएं जो बढ़ रही है, इसकी एक वजह यह है भी है कि यह ईश्वर और ईश्वर की जो रूप उस पर विश्वास नहीं कर रहा है, इसमें कहीं ना कहीं अभाव है। द रेस्टेंट ऑफ एंशिएंट या ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइजेस फ्रॉम अ बिलीफ, लेकिन जो हमारी प्राचीन जो सभ्यता है, जो हमारी यहाँ की जो सभ्यता है, यदि यह बढ़ रहा है तो इसमें एक बिलीफ है अपने ईश्वर के प्रति। often in spite of ourselves in a future state and the existence of a divine power, यानी कि कह रहे हैं क्या कि प्राचीन तथा पूर्व की जो सभ्यता है, सभ्यता पर आत्मसंयम और विश्वास से उत्पन्न होता है हमारा क्या, एक मोरल नैतिक जीवन उत्पन्न होता है। 14 नंबर देखते हैं, 14 नंबर क्या कह रहा है। 14 नंबर कह रहा है क्या, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैटिंग टू रेसिस्ट, बट आई हैव नो manner of doubt the victory of man lies in that resistance। We are in danger of bartering away the permanent good for a momentary pleasure। यहाँ पे कह रहे हैं कि द सम ऑफ, यानी कि जो आज की सभ्यता है, जो आधुनिक सभ्यता है, इसके कुछ तत्काल तथा बेहतरीन परिणाम हमारे सामने मौजूद है और वो हमको क्या करने वाला है, पागल करके रख देता है। यानी कि जैसे कहना है कि आज की जो सभ्यता है इसमें कुछ ऐसी चीजों का आविष्कार हो गया है जिसके प्रति व्यक्ति का झुकाव ज्यादा हो गया है। एग्जाम्पल, फोन ले सकते हैं, फोन में हर एक व्यक्ति का क्या है, एक छोटे से बच्चा जो 2 साल का है उससे लेकर बूढ़े व्यक्ति तक का झुकाव कहीं ना कहीं क्या हो गया है, उस फोन के प्रति हो गया है। और यही हमारा क्या है, पागलपन है। यानी कि बहुत सारे ऐसे आधुनिक आविष्कार हुए हैं जिसका परिणाम आया है और लोगों की झुकाव उसके तरफ ज्यादा हुआ है। और यही पहले डिस्कशन किए गांधी जी कि हमारे पूर्वज इसको नहीं इन्वेंट करना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि यदि हम करेंगे तो इसे गुलाम हो जाएंगे। और आज कहीं ना कहीं हर व्यक्ति एक फोन का क्या हो चुका है, गुलाम हो चुका है।
तो यही कह रहे हैं क्या कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडिंग टू रेसिस्ट, यानी कि आधुनिक आविष्कार के कुछ ऐसे परिणाम और बेहतरीन परिणाम हमारे सामने हैं जो क्या करते हैं, हमको पागल करते हैं, हमको मैडनिंग बनाते हैं। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइंग इन दैट रेसिस्टेंस, लेकिन मेरा यह मानना है, मेरा यह कहना है कि व्यक्ति का जो विजय है या फिर व्यक्ति की जो आत्मसंतुष्टि है वो उन सभी चीज़ों के प्रति पागलपन और प्राप्त करने के नहीं है, बल्कि उन पे रोक लगाना है, अपनी इच्छाओं पर रोक लगाएंगे हम, यही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत होगी, यही हमारे लिए सबसे बेहतरीन परिणाम होगा, न कि हमने जो इन्वेंट किया है। वी आर इन डेंजर ऑफ बाटरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंट्री प्लेजर। कह रहे हैं कि हम लोग एक ऐसे दहलीज पे खड़े हैं जहां पे हम क्या कर रहे हैं, क्षण भर की खुशी को प्राप्त करने के लिए हम उस चीज को समाप्त करते जा रहे हैं जिससे हमको अस्थायी या फिर हमेशा खुशी मिलने वाली है। यानी कि यदि आप अपने आप को किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यानी आधुनिक वस्तुओं के प्रति लगाव लगाते हैं तो उससे कुछ देर की खुशी मिलती है, लेकिन जब हमारे अंदर आध्यात्मिकता का विकास होता है तो कहीं ना कहीं इससे हमें क्या मिलती है, एक लंबे समय तक की संतुष्टि मिलती है, या परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लेस, यानी कि ये हमें एक अस्थायित्व खुशी प्रदान करता है। यानी कि कहने का अर्थ है 14 में कह रहे हैं कि जो भी आविष्कार हुआ है इससे हमको हमेशा के लिए खुशी नहीं मिलता है, कुछ पल के लिए देता है, और लेकिन इस कुछ पल की खुशी पाने के लिए जो हमारी सभ्यता में जो सबसे पुरानी विरासत वाली चीज़ है उसको हम क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, और हम एक क्षणिक आनंद के लिए उन सभी वस्तुओं को खो देने के खतरे में है। 15 नंबर क्या कह रहा है, जस्ट एज इन द वेस्ट they have made wonderful discovery in things material, similarly Hinduism had made still more marvelous discoveries in these in things of religion of the spirit of the soul। गांधी जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार पश्चिम के सभ्यताओं ने नए नए खोजें की, जिस प्रकार की पश्चिम की सभ्यताओं ने बहुत सारी खोजें की है, बहुत भव्य खोजें की हैं, उसी प्रकार भारत और यहाँ के जो हिंदुइज्म है उसने भी बहुत प्रकार की क्या किया है, डिस्कवरी किया है। यानी कि यदि वहाँ पे मटेरियल खोज हुआ है, यदि वहाँ पे भौतिक वाली वस्तुओं की खोज हुई है, तो हमारे यहाँ भी खोज हुआ है किस चीज़ का, अध्यात्म का खोज हुआ है, अध्यात्म से रिलेटेड वस्तुओं की खोज हुई है, आत्मा से संबंधित हमारे यहाँ नैतिकता के गुणों का खोज हुआ है। इसलिए यदि उन्होंने भी कुछ खोज किया है तो उनकी खोज क्या है, एक वस्तुओं के प्रति है, भौतिक वस्तुओं के प्रति है, लेकिन हमारे यहाँ की जो खोज है वह अध्यात्म के प्रति क्या है, संबंधित है, या अध्यात्म से संबंधित है। लास्ट पैराग्राफ देखते हैं 16 नंबर, बाकी हम लोग जो 10 और पैराग्राफ बचेगा उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। लास्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है ये, But we have no eyes for these great and fine discoveries. We are dazzled by the material progress that Western science has made. गांधी जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार की पश्चिम के सभ्यताओं ने मटेरियल वस्तुओं का क्या किया, आविष्कार किया है, भारत ने भी किया है भौतिक वस्तुओं का आविष्कार, यहाँ पे योगा, स्वास्थ्य, हर चीज से रिलेटेड, लेकिन हमारे पास वो आँख ही नहीं है, या हमारे पास वो चीज ही नहीं है कि हम उन सभी सुंदर वस्तुओं को और सभी सुंदर आविष्कार को क्या करें, देख सकें। और जो आधुनिक खोजें हुई है, जो आज के विज्ञान ने किया है, हम उसमें क्या हो चुके हैं, उससे चकित हो चुके हैं। I am not enamored of that progress. In fact, it almost seems as though God in his wisdom has prevented India from progressing along those lines। कह रहे कि उस प्रगति से हम प्रसन्न नहीं है। I am not enamored of that progress, यानी कि जो भी प्रोग्रेस हुआ है भौतिक वस्तु में उसके प्रति या फिर उससे हम प्रसन्न नहीं है, क्योंकि ऐसा इनको प्रतीत होता है। I am not enamored of that progress. In fact, it almost seems as though God, in His wisdom, has prevented India from progressing along those lines। इसका मतलब यह हुआ, ये गांधी जी कह रहे हैं कि जो भी पश्चिम की सभ्यताओं ने विकसित किया है या विकास किया, उससे हम ज्यादा प्रभावित नहीं है। हमको तो ऐसा लगता है कि जो हमारा ईश्वर है उसने अपनी बुद्धि विवेक से हमको क्या किया है, यानी हमको यानी भारत को उन सभी खोजों से दूर रखा है, यानी कि भारत को उस मार्ग पर जाने से क्या किया है, रोका है, so that it might fulfill its special mission of resisting or the unrest of material। यानी कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है,
ईश्वर ने हमको इन सभी प्रोग्रेसों से या इन सभी खोजों से इसलिए दूर रखा है जिससे वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या करे, भौतिकता का जो प्रवाह है उसको रोके और स्वयं को भी रोके। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए गांधी जी के अनुसार ईश्वर ने क्या किया है, हमें उन भौतिक वस्तुओं के प्रति आगे बढ़ने से रोका है। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। बाकी की जो भी टॉपिक्स है, बाकी की जो भी 10 पैराग्राफ है हम लोग अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।